हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनअरवा क्लासेस। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और जो हमने लाइव का सेशन रखा था वो ड्यू टू सम टेक्निकल रीज़न नहीं वर्क कर पा रहा है, सो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आज हम करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बोला था आप, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि हम लोग करेंगे पेपर 1 के जो लेटेस्ट पेपर आए थे 2020 जून 2020 में, उन सबको हम कवर करेंगे ताकि हमें एक ये आइडिया लग जाए कि पेपर कैसा आता है और पेपर 1 के क्वेश्चन भी कवर हो पाएँ और प्रैक्टिस भी हम अच्छे से कर पाएँ। सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो लॉ का पेपर है। अब ये लॉ का पेपर देख के ये मत सोचना कि हमारा तो कॉमर्स है, हम लॉ कैसे करेंगे। हाँ, पेपर 1 तो जो पेपर 1 का सिलेबस है वो सब सब्जेक्ट्स के लिए, सब सब्जेक्ट्स के कोड के लिए एक जैसा ही होता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन, तो आपको पता चल जाएगा जब भी वीडियो अपलोड होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम करने वाले हैं लो का पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 के क्वेश्चन हैं जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ टीचर यूजेज अ क्वेश्चन आंसर सेशन। A teacher uses a question answer session to ensure desired learning outcomes in his or her classroom. ठीक है, in this process he or she offers the following type of comments, a few answers given by the student। यानी कि ये लाइन उसने बोली है, उसने कमेंट किया है किसी स्टूडेंट के आंसर पे। लाइन क्या बोली है? येस यू आर राइट एंड गुड। तो ये कौन से टाइप का फीडबैक है? ठीक है, ये कौन से टाइप का फीडबैक है ये आप लोगों को बताना है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है, या फिर ये पॉजिटिव फीडबैक है, ये नेगेटिव फीडबैक है, कंफर्मेटरी फीडबैक है, या करेक्टिव फीडबैक है। तो क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। क्वेश्चन की लाइन से ही पता चल रहा है येस यू आर राइट गुड। तो ये क्या है? पॉजिटिव टाइप ऑफ फीडबैक है। ठीक है, अगर नेगेटिव होता तो उसमें कुछ नो, नॉट या कुछ नेगेटिव टाइप ऑफ सेंस का वर्ड यूज़ होता। कंफर्मेटरी यानी कि हम लोग कंफर्म कर रहे हैं तो कंफर्म करने के लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं। उसके बाद करेक्टिव यानी कि आपको और अच्छा करना चाहिए या आप ऐसे और कर सकते थे, तो कुछ करेक्टिव टाइप ऑफ वर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो यहाँ से रेफ़र कर लेना, ये यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? इन द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन जो होता है टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव का, विच विल बी कैटेगराइज एज अ हायर टाइप ऑफ लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, इन सब में से कौन सा हायर टाइप ऑफ लर्निंग आउटकम्स होता है मेंशन करना, और ध्यान में रखना क्या कॉग्निटिव टाइप, कॉग्निटिव पूछा है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कॉग्निटिव, क्योंकि आपको इसी वर्ड से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब ABCDE में से कौन सा हमें कोड चूज़ करना है, तो कौन सा हमें ये बताता है कि ये कोड दे रखे हैं, इनमें से हमें चूज़ करना है। देखो, नॉलेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट, एप्लीकेशन ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल, सिंथेसिस इन्वॉल्विंग द creative organization of idea, evaluation involving judgment using internal और external standards। ठीक है, तो अब क्या है ये हमें देखना है। देखो, नॉलेज एंड कॉम्प्रीहेंशन आएगा, एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट आता है, यानी कि हम एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि नॉलेज एंड कॉम्प्रीहेंशन भी कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट होता है, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन में आता है। एनालाइज करना भी हमारे जो कॉग्निटिव होता क्या है, जब हम माइंड में किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, उस चीज़ को रिकलेक्ट करते हैं, उसके बारे में चीज़ें सोचते हैं, तो हम नॉलेज और कॉम्प्रीहेंशन को कॉग्निटिव डोमेन में रख सकते हैं, एनालाइज करने को रख सकते हैं। उसके बाद सिंथेसिस करना यानी कि कलेक्ट करना और उनके बीच में लिंक बिठाना, उसके बाद इवेल्युएट करते हैं। पर जो एप्लीकेशन होता है, जो एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है? हैंड जॉब होती है, यानी कि जो वर्क से रिलेटेड होता है। जब हम कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन बेस्ड यानी कि अप्लाइड बेस्ड स्टडी चली जाती है, यानी कि हम किसी चीज़ को हैंड जॉब कर रहे हैं, जैसे वर्कशॉप में हम जाके कोई काम कर रहे हैं, या हम किसी चीज़ का मेंटल जो हमारी नॉलेज है उसका जब हम यूज़ कर रहे हैं, कोई सिलेबस बना रहे हैं, क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, जहाँ पे हम उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? एप्लीकेशन होता है। तो वो एप्लीकेशन अप्लाइड में जाएगा, ना कि कॉग्निटिव में। तो हमें हमारा आंसर मिल गया है, यहीं से ही हमें पता चल गया है कि हमारा आंसर क्या होगा।
तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर अगर हम सी को हटा देते हैं तो देखो एलिमिनेशन मेथड अगर आप यूज़ करते हो तो सी फर्स्ट वाले ऑप्शन में है, सी सेकंड वाले ऑप्शन में भी है, सी थर्ड वाले ऑप्शन में भी है, तो सिर्फ फोर्थ एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी, डी और ई, यानी कि एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट एलिमेंट। अब क्वेश्चन देखना, आपने बोला था मैडम आपने तो सब बोल दिया, तो हायर टाइप ऑफ लर्निंग आउटकम्स, जो हायर टाइप है वो एनालिसिस से मिलते हैं, सिंथेसिस से मिलते हैं और इवेल्युएशन से मिलते हैं, यानी कि हम एनालाइज कर रहे हैं फिर उसको लिंक कर रहे हैं और उसका इवेल्युएशन कर रहे हैं। दिस इज़ द हायर टाइप ऑफ आउटकम्स फ्रॉम किससे, कॉग्निटिव डोमेन से। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये इसकी हिंदी है, क्वेश्चन नंबर 2 की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिज़ाइन टू एक्सेस द अपर लिमिट्स ऑफ द एग्जामिनीज नॉलेज एबिलिटी, यानी कि जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं उनमें जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं वो ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं, यानी कि जो एग्जामिनीज है यानी कि जो एग्ज़ाम दे रहा है उसकी नॉलेज और एबिलिटी की अपर लिमिट को टेस्ट किया जा सके, ठीक है। और जो टिपिकल रेस्पॉन्स टेस्ट होते हैं वो ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं, ये स्टेटमेंट 2 है, जो टिपिकल रेस्पॉन्स टेस्ट होते हैं वो ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं या इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि स्पेसिफिक बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स को पता लगाया जा सके, यानी कि उनका मेजर किया जा सके, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, फटाफट से मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, दोनों स्टेटमेंट ही सही है हमारे पास, क्योंकि परफॉर्मेंस टेस्ट क्या करता है, परफॉर्मेंस टेस्ट नॉलेज और एबिलिटी को टेस्ट करता है और रेस्पॉन्स टेस्ट क्या करता है, उसका स्पेसिफिक बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स को टेस्ट करता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या है हमारे पास, सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज़ आर आंसर, ऑप्शन नंबर 1 हम लोग टिक करेंगे। ये इसका हिंदी, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, जो बच्चे अगर हिंदी मीडियम से हैं तो यहाँ पे पॉज करके आप लोग एक बार चेक कर लेना, और फिर भी कुछ अगर डाउट आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद JRF क्लासेस करके टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलो, ये जो पेपर के क्वेश्चन है, मुझे जब मैंने खुद ने एक बार, जब हम लोग खुद भी स्टडी करते हैं, तो जब मैंने स्टडी करे आई फाउंड दैम लाइक ईजी। मतलब कुछ क्वेश्चन थे जिनमें आप लोग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हो, थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी इजी, ठीक है। तो अब मैच द फॉलोइंग में हमें जाना है, तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके मैच द फॉलोइंग में सिर्फ एक चीज़ का आंसर पता होने से हम पूरी चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं। देखो इंस्ट्रक्टिंग है, कम्युनिकेटिंग है, मैनेजिंग है और मॉनिटरिंग है। अब देखो इधर देखो डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्टिमाइजिंग ऑन टास्क एंड मिनिमाइजिंग ऑफ टास्क एक्टिविटीज़, थोड़ा लोचा वाला काम है, नहीं समझ। वॉचिंग ग्रुप्स बिहेवियर्स एंड पेस ETC एंड रिएक्टिंग क्विकली, तो ये क्या होता है, मॉनिटरिंग होती है कि हम चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और अगर कुछ गलती हो रही है तो उसमें करेक्टिव इंस्ट्रक्शंस हम लोग दे रहे हैं। तो मॉनिटरिंग को हम किससे मिला मैच कर देंगे, एज ऑफ नाउ, अभी के लिए मैच करके रखते हैं, आगे पढ़ते हैं अगर कुछ और अच्छा इससे रिलेटेड ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। देखो ट्रांसमिटिंग थॉट्स एंड आइडियाज़ वर्बली एंड नॉन वर्बली, तो ये क्या होता है, कम्युनिकेट करना, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, मैसेजेस और समथिंग एल्स टू समवन एल्स टू अनदर वन, ठीक है। यानी कि हम ट्रांसमिट कर रहे हैं हमारे थॉट्स का, आइडियाज़ का, मैसेज का, वर्बली या नॉन वर्बली। तो अब देखो बी में हम लोग फोर्थ को टिक करेंगे, तो एलिमिनेशन मेथड कैसे वर्क करता है, देखो अब बी से हमें पता चल गया कि B to 4 तो कन्फर्म है हमारे पास। तो देखो B4 सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है विच इज़ ऑप्शन नंबर 3, तो हम यहीं से इस अपना आंसर टिक कर देंगे। देखो ए में आया 3, इंस्ट्रक्ट करना यूजिंग मेथड एंड एक्टिविटीज़ बाय टीचर टू प्रमोट लर्निंग, यानी कि हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जो ये चीज़ है कैसे करनी है, या फिर प्रमोट कर रहे हैं हम लर्निंग को। उसके बाद बी में हमारा कम्युनिकेटिंग में हमें पता चल गया है, मैनेजिंग करना, यानी कि हम मैनेज कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजिंग कर रहे हैं ऑन टास्क और मिनिमाइजिंग कर रहे हैं ऑफ टास्क एक्टिविटीज़। ऑफ टास्क एक्टिविटीज़ इनफॉर्मल टाइप ऑफ गॉसिप्स और उन सबको हम क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। मॉनिटरिंग जैसे हमने देख ही लिया था, वॉचिंग ग्रुप्स, तो ठीक है, इसका आंसर हमारे पास आ जाता है ऑप्शन नंबर 3। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। वापस इसकी हिंदी यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो।
नेक्स्ट में वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज असर्शन एंड रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन. असर्शन क्या कहता है? असर्शन कहता है इवेल्युएशन इज सेट टू बी अ फॉर्मेटिव व्हेन द इंटेंशन. अच्छा, पहले तो ये देखो कि फॉर्मेटिव क्या होता है और समेटिव क्या होता है. दो टाइप के मेनली यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो पहले इसका पता कर लो. मैं जल्दी से फटाफट से बता देती हूँ. फॉर्मेटिव क्या होता है? जब हम बीच बीच में कोई टेस्ट लेते रहते हैं ना, जिसमें हम देते हैं कि करेक्टिव रिमार्क्स देते हैं ना कि अभी और करने की ज़रूरत है, या इस सब्जेक्ट में आप वीक हो. इंटरिम टेस्ट जो होते हैं, क्लास टेस्ट जो हो गए, दीज आर फॉर्मेटिव टाइप ऑफ टेस्ट. और ये इनफॉर्मल होते हैं, यानी कि कोई भी आ जाता है, कोई टीचर ले रहा है, कोई जैसे होता है ना, कुछ टीचर लेने ले लिया नहीं लिया, इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ होते हैं. इन्हें हम फॉर्मल में काउंट नहीं करते हैं. करेक्शन के लिए करते हैं, और पोटेंशियल या फिर किसी चीज़ का में और इम्प्रूवमेंट अगर हम करने वाला होता है, तो दीज आर द कीवर्ड्स फॉर फॉर्मेटिव. समेटिव क्या होता है? एट द एंड होता है, जो हमारे फाइनल टर्म के एग्ज़ाम होते हैं वो बोलते हैं हम समेटिव, जिसमें हम फाइनल रिमार्क्स देते हैं, ग्रेड्स देते हैं. ठीक है, कि हाँ ये ऐसा है, फाइनल ए ग्रेड आई, बी ग्रेड आई, और वो फॉर्मल होता है. ठीक है, तो ये समेटिव और फॉर्मेटिव में डिफरेंस होता है मेन. ठीक है, अब पढ़ लो असर्शन क्या कहता है. इवेल्युएशन इज सेट टू बी फॉर्मेटिव व्हेन द इंटेंशन इज टू आइडेंटिफाई स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम. ठीक है, यानी कि इम्प्रूवमेंट आ गया, ड्यूरिंग आ जाए, ये सब क्या है? फॉर्मेटिव के साइंस हैं कि फॉर्मेटिव हो रहा है वहाँ पे. अगर ड्यूरिंग द क्लास चल रहा है, ड्यूरिंग द टेन्योर चल रहा है, तो दैट इज़ द फॉर्मेटिव टेस्ट. तो दिस इज़ द असर्शन. क्या आइडेंटिफाई करने के लिए इवेल्युएशन इज सेट टू बी फॉर्मेटिव, यानी कि जो इवेल्युएशन होता है वो फॉर्मेटिव कहा जाता है. कब? जब हम आइडेंटिफाई करने के लिए स्कोप एंड पोटेंशियल, किसके लिए? इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम. असर्शन है रीज़न उससे ही रिलेटेड होता है. द फॉर्म ऑफ सच इवेल्युएशन, यानी कि किसके बारे में बात कर रहा है? फॉर्मेटिव के बारे में ये बात कर रहा है. द फॉर्म ऑफ सच इवेल्युएशन इज़ इनफॉर्मल एंड हैज़ टू टेक प्लेस ड्यूरिंग, आ गया ना, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस और टीचिंग. तो ये क्या हो गया? बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, यानी कि क्या है? दोनों ही सही है, और आर जो है वो एक ही करेक्ट एक्सप्लेन करता है. आई होप समझ में आया होगा और अच्छे से क्लियर हुआ होगा. चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 की हिंदी. नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? in which research method manipulation of independent variable and control of extraneous variable are neither possible nor desirable. ठीक है, यानी कि अब देखो कौन सी ऐसी रिसर्च टाइप है जिसमें मैनिपुलेशन, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, मैनिपुलेशन हम उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उनके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, उनको कुछ टेस्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, और कंट्रोल करते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल को. ठीक है, तो यहाँ क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? कौन सी ऐसी रिसर्च टाइप है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं और एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं. तो ये नीदर पॉसिबल भी नहीं है और डिज़ायरेबल भी नहीं होता है. तो कौन सी ऐसी टाइप की रिसर्च है? अब देखो, अगर आपने रिसर्च के टाइप पढ़े होंगे तो एक्सपेरिमेंटल इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ रिसर्च जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मैनिपुलेशन करते हैं. येस, वी डू मैनिपुलेशन विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वी कंट्रोल द एक्सट्रेनियस वेरिएबल इन एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च. ठीक है, हिस्टोरिकल में भी, हिस्टोरिकल रिसर्च में हम क्या करते हैं? हिस्टोरिकल रिसर्च में जो किसी का डेटा होता है, जैसे हिस्टोरिकल क्या होता है? जो हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, जैसे कोई मुर्दा होता है तो फिर हम उसका पोस्टमार्टम करके देखते हैं ना, तो दैट इज़ ऑल्सो इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और हम उसके साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं. दैट मीन्स हम उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. कोई हिस्ट्री है, जैसे कोई ताजमहल पे रिसर्च कर रहा है, तो वो ताजमहल के ऐसे जाके चेक करता है ना कि कौन से उससे बना हुआ है या कौन से पत्थर का बना हुआ है या इसमें क्या हो गया, ये येलोविश क्यों हो रहा है. तो दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके साथ हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं. दैट मीन्स हिस्ट्री मेथड में भी मैनिपुलेशन पॉसिबल हो सकता है और डिज़ायरेबल भी होता है, बिना उसके हम चेक नहीं कर सकते हैं. उसके बाद डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड में भी हम डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेक करते हैं, और एक्सट्रेनियस जो वेरिएबल होते हैं इसमें हम सबसे ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जो क्या होती है हम स्टार्टिंग में करते हैं और डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. तो इसमें क्या एक्सट्रेनियस वेरिएबल सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, तो हम इसमें तो डिज़ायरेबल होता ही है. ठीक है, तो अब आंसर हमारे पास क्या बचा? एक्सपोस्ट फैक्टो. एक्सपोस्ट फैक्टो क्या होती है? जिसमें हम मैनिपुलेशन नहीं करते हैं और एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं. ठीक है,
तो एक्सपोज फैक्टर क्या होती है? एक्सपोज फैक्टर होती है आफ्टर द एक्सपेरिमेंट रिसर्च, यानी कि अब जैसे कोई चीज़ हो चुकी है, कोई स्कीम है, जैसे मैंने पढ़ाया, आपने फीडबैक दिया, तो वो क्या है? एक्सपोज फैक्टर रिसर्च, कि मैं रिसर्च कर रही हूँ कि मैंने कैसा पढ़ाया, तो मैं तो पढ़ा चुकी हूँ, अब आप क्या कर लोगे? मैंने तो पढ़ा ही दिया, ठीक है। अब आप सिर्फ फीडबैक दे सकते हो, जैसे मिड डे मील हुआ, मिड डे मील जा चुका है, मिड डे मील के आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं कि हाँ फीडबैक कैसा आ रहा है मिड डे मील का, कोई गवर्नमेंट की स्कीम है या कोई भी एक ऐसी चीज़ है, जैसे आपने पेपर दे लिया, अब पेपर के बाद आप उसके मार्क्स चेक कर रहे हो, तो पेपर हो चुका है, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सपोज फैक्टर रिसर्च, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं, नीदर पॉसिबल और डिज़ायरेबल भी नहीं होता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आंसर मिल गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास आंसर है एक्सपोज फैक्टर रिसर्च, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? देखो, आइडेंटिफाई दूज स्टेटमेंट्स विच डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिज्म। क्वालिटेटिव होता है और क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव में हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़े बायस हो सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, और क्वांटिटेटिव में हम नंबर्स के थ्रू जाते हैं। पर यहाँ पे सिनेरियो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज कर देंगे आपको, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोलता है। स्टेटमेंट फाइंड आउट करने हैं जो डिस्क्राइब करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च को। फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव ऑन द स्क्रीन इज रिसर्चर्स टेंड टू एनालाइज देयर डेटा इंडक्टिवली, ठीक है। रिसर्चर्स जो हैं वो क्या है, अपना जो डेटा है वो कैसे एनालाइज कर रहे हैं? इंडक्टिवली। इंडक्टिवली क्या होता है और डिडक्टिव क्या होता है, पहले तो ये समझो। इंडक्ट यानी कि हम किसी छोटी चीज़ से जनरल पे जा रहे हैं, दैट मीन्स हम किसी पर्टिकुलर चीज़ से कोई एक यूनिवर्सल थ्योरी बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि मैंने पता किया कि ये चीज़ 2+2 4 होता है, ये एक जनरल थ्योरी थी जो मैंने ही पर्टिकुलर ढूंढी थी, मैंने इसको जनरलाइज कर दिया। अब यूनिवर्सली ये चीज़ अप्लाई हो रही है, तो ये क्या हो गया? मैंने एक पर्टिकुलर चीज़ को थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया जो यूनिवर्सली अप्लाई हो चुकी है, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सली अप्लाई हो रही है। तो दैट इज़ कॉल्ड इंडक्टिव, यानी कि हमने इंडक्ट कराए, हमने किसी चीज़ को बड़ा कर दिया, दैट मीन्स पर्टिकुलर टू जनरल हम लोग आ चुके हैं, छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ पे आ चुके हैं। डिडक्टिव क्या होता है? डिडक्टिव में हम डिडक्ट करते हैं, डेट मीन्स हम किसी चीज़ को जो बहुत बड़ी है उसको छोटा करते हैं, जनरल से पर्टिकुलर आते हैं। एक थ्योरी जो बहुत बन चुकी है, जैसे मैथ्स की कोई इक्वेशन है वो ऑलरेडी वर्क कर रही है, उसको हम हमारे लिए यूज़ कर रहे हैं, पर्टिकुलर बेसिस पे हमने उसे यूज़ किया, मेरी रिसर्च में मैंने उस चीज़ को यूज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड द डिडक्टिव थ्योरी। तो क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव में हम लोग क्या करते हैं? इंडक्टिव मेथड यूज़ करते हैं, ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है, मैंने अभी कोई आंसर नहीं दिया, ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? द सब्सटेंसिव रिसर्च हाइपोथेसिस इज टेस्टेड बाय नल हाइपोथेसिस। ऑप्शन स्टेटमेंट सी इज सेइंग डेटा टेक द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड पिक्चर्स। और स्टेटमेंट नंबर 4, एक्चुअल सेटिंग आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ द डेटा if it assumes that there are social facts with a single objective reality, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट हैं जो क्वालिटेटिव रिसर्च को प्रेजेंट कर रहे हैं या डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि क्वालिटेटिव इंडक्टिव जाती है और क्वांटिटेटिव जो होती है वो डिडक्टिवली वर्क करती है। ये चीज़ नई है, समझो कि क्वालिटेटिव इंडक्टिवली वर्क करती है और क्वांटिटेटिव डिडक्टिवली वर्क करती है, ठीक है। तो ए तो फॉर श्योर हमारे पास आएगा। उसके बाद वर्ड्स एंड पिक्चर, जो क्वालिटेटिव होती है हम उसमें वर्ड्स और पिक्चर को लेते हैं, ठीक है। हाँ, क्वालिटेटिव जो होती है हम उसमें वर्ड्स और पिक्चर को लेते हैं, यानी कि ए और सी तो हमारे पास कंफर्म है। अब देख लो ए और सी किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में और ऑप्शन नंबर 4 में भी आ रहा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? बी। वाई नल हाइपोथेसिस? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हमारे पास एक्चुअल सेटिंग्स आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा, यानी कि जो हमारी एक्चुअल सेटिंग होती है वो हम डायरेक्टली कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो दीज आर द दिस इज़ द आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर 4, यानी कि क्वालिटेटिव जो पैराडिज्म है उसे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? रिसर्च टेंड टू एनालाइज देयर डेटा इंडक्टिवली, उसके बाद पिक्चर्स और वर्ड्स के थ्रू हम लोग उसे क्लासीफाई कर सकते हैं, एंड देन वी हैव द एक्चुअल सेटिंग आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8।
तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास वो बोलता है इन क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडिज्म आ गया, क्वालिटेटिव भी आ गया और क्वांटिटेटिव भी आ गया, ठीक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछ रहा है, ये मेथड पूछ रहा है। तो देखो क्वांटिटेटिव